चलिए बच्चों कोशिश करते हैं। कह रहा है द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील मेकिंग 360 रिवॉल्यूशन पर मिनट इज। तो एंगुलर स्पीड पूछ रहा है आपसे और दे रखा है कि इसका रिवॉल्यूशन कितना हो रहा है, 360 डिग्री रिवॉल्यूशन पर मिनट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन ज़रा देखें हम ध्यान से। हम लोग क्या कर सकते हैं कि चूँकि हमें पता है कि अगर 360 डिग्री रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, लिख सकते हैं 2π/60 इंटू 360। अब ये कैसे हमने लिखा, हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ज़रा कैसे हम लिख सकते हैं कि अच्छा कह रहा है कि 360 डिग्री रिवॉल्यूशन पर मिनट कह रहा है ना, हमको सेकंड में चेंज करना है। तो अगर 360 रिवॉल्यूएट कर रहे हैं यहाँ से ऐसे कुछ करके, तो टोटल कितना चला, 2π चला, और कितने में चला, 1 मिनट में चला। तो हम लिख सकते हैं क्या कि 2π इक्वल टू कितना, 2π और कितना रिवॉल्यूशन पर मिनट है ना, कितना हो गया। तो हम लिख सकते हैं 2π/60 और कितने की बात कर रहा है, बात कर रहा है 360 का, है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना, 2π/60 को कट पिट करेंगे तो कह कितनी वैल्यू आ गई, 0 0 से कट गया, और ये कितना 12 से, तो कितना बचा, नहीं ये 6 कितने टाइम में कटा, 6 में, तो 6 2 जा कितना 12π। तो आंसर कितना आ गया, 12π रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, इसका ऑप्शन सही होगा कौन सा, इसका ऑप्शन सही होगा पहला यानी ए। ओके, इसका पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं जरा। कह रहा है कि 2 पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन फॉर्म सर्कुलर motion in a concentric circle of radii Ra and Rb with the speed of V and Vb respectively. The time period of rotation is the same. Okay, the ratio of angular speed of A to that of B will be. ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, एंगुलर स्पीड पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए एंगुलर स्पीड देखते हैं जरा क्या होता है। सोल्यूशन देखिए, कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन सेम है। ओके, इनके टाइम पीरियड का रोटेशन क्या है, सेम है। तो आप देख पाते हैं कि कितना दे रखा है टाइम पीरियड का रोटेशन, टी ए इक्वल टू कितना दे रखा है, टी बी। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टी ए इक्वल टू टी बी दे रखा है, ये वैल्यू दे रखा है। तो हम लोग टाइम पीरियड की फार्मूला कहते हैं टी इक्वल टू 2π/ω होता है ना। तो हम लिख सकते हैं क्या टी ए के लिए, तो टी ए की वैल्यू की लिख सकते हैं क्या 2π/ω और दूसरा लिख सकते हैं टीबी के लिए कितना, टीबी के लिए कितना लिख सकते हैं बच्चों 2π/ω और ये बी। अब ओमेगा ए और ओमेगा बी की वैल्यू पूछ रखा है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, वैल्यू रखी है तो हम लिख सकते हैं क्या, वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू पुट करने पे ओमेगा और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1:1, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम ही तो कट जाएगा, है ना, क्योंकि टी ए इक्वल टू क्या दे रखा है, टी बी दे रखा है। तो पूछा है एंगुलर स्पीड ए और बी से क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं वी इक्वल टू होता है कितना, आर ओमेगा, वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है। अगर ओमेगा सेम है ना, कह रहा है कि अगर ओमेगा तो दोनों का कितना आया 1/1 आ गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ ए टू बी। तो एंगुलर स्पीड तो निकल गया, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा ए ओमेगा बी इक्वल टू 1:1, ठीक है ना, यही तो पूछा था अपने से। तो आंसर अपने को ये मिल गया। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन ए क्या है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि अ ट्यूब ऑफ लेंथ एल filled incompletely with an incompressible liquid of mass m and closed at both the end, then the tube is in the rotated in the horizontal plane about one of its ends and uniform angular velocity omega. The force exerted by the liquid at the other end is. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। इसमें ऑप्शन जरा देखिए कितना दे रखा है, इसका सोल्यूशन हम आपको दिखाते हैं। देखिए अगर कोई भी कह रहा है कि एक ट्यूब है जिसका लेंथ एल है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्यूब है, ठीक है, कह रहा है एक ट्यूब है, जरा देखें ध्यान से। तो देखिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, कह रहा है एक ट्यूब है, ठीक है, जिसका लेंथ एल है
और ये कम्प्लीटली फिल्ड किया जाता है इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ऑफ जिसका मास कितना है, लिक्विड का मास m है। ओके, एंड क्लोज बोथ द एंड्स। द ट्यूब इज देन रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वन ऑफ इट्स एंड विथ एन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो ये कितने से मूव कर रहे हैं, ओमेगा से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड कितना होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चों अगर ये मूव करना स्टार्ट करेगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा और लिक्विड कुछ ऐसे हो जाएगी, और इस फोर्स की वैल्यू जो होगी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, वो वैल्यू होगी F = mv² बाई आर। कितना होगा, mv² बाई आर। अगर v की वैल्यू r ओमेगा रखें, v की वैल्यू हम लोग जानते हैं होता है r ओमेगा, अगर v की वैल्यू r ओमेगा रखें तो यहाँ r² होगा और ओमेगा स्क्वायर होगा। तो f की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं m और कितना r² और ओमेगा r² ओमेगा स्क्वायर, नीचे कितना बचेगा r, तो एक r से एक r कट गया, तो बचेगा कितना, f की वैल्यू बच जाएगा कितना, इधर मैं लिख देता हूँ mr ओमेगा स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे आंसर में दिया हुआ है। अब देखिए r की जो वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू है, उसको हम लोग निकाल लें जरा, है ना। जरा r की वैल्यू हम लोग लिख लें, तो r की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर वो मूव कर रहा है ना, अगर ऐसे मूव कर रहा है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने होगा, L/2 पे, है ना। तो उसकी रेडियस कितनी होगी यहाँ पे r/2, यानी इसके लेंथ के हाफ के, तो L/2 रख देंगे ओमेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा ml ओमेगा²/2। ओके, तो आई थिंक ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि दो रेसिंग कार है ऑफ मास m1 एंड m2 are moving in the circle of radii r1 and r2 respectively. Their speed are such that each makes a complete circle in the same duration of time t. The ratio of angular speed of the first to the second car is. अब देखिए r1 r2 दे रखा है ना, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा, r1 और r2 दे रखा है और उनका एंगुलर स्पीड का रेशियो पूछ रहा है। तो हम देखिए सोल्यूशन दिखाते हैं आपको। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, और कैसे, क्योंकि देखिए क्या कह रहा है कि इसका टाइम पीरियड जो है इक्वल है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि इनका टाइम पीरियड इक्वल है। क्यों, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेशियो, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि देयर स्पीड आर सच दैट इच मेक्स अ कंप्लीट सर्किल इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम टी। टाइम टी में ही दोनों क्या कर रहे हैं, सर्किल को कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनका जो टाइम पीरियड है वो सेम है ना। अच्छा एक मिनट जरा हम देख लें और क्या दे रखा है, देयर स्पीड आर सच दैट इच मेक्स कंप्लीट सर्किल इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम टी, है ना। तो आपसे पूछा कि रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड, तो ठीक है भाई, टाइम पीरियड इसका इक्वल है, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी तब 1:1, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन हम लोगों ने करा हुआ है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पार्टिकल्स हैं, ध्यान दे जरा। कह रहा है 4 पार्टिकल है m, 2m, 4m एंड 8m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, तो चलिए इसका भी दिखाई देते हैं आपको सोल्यूशन। भाई अब कॉर्नर पे है, देखिए m है, 2m है, 4m है और 8m है, राइट। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन का अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना हो इस क्वेश्चन का, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हम लोग RCM निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे ये जो एक्सिस पास कर रही है, ये एक्सिस पास कर रही है, इसके अबाउट हम लोग निकालें पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो ये मास, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0, इसका कोऑर्डिनेट कितना 0,0, ठीक है 0,0। 2m का कोऑर्डिनेट कितना है भाई a,0, इसका कोऑर्डिनेट कितना है a,a। 4m का कोऑर्डिनेट कितना a,a और 8m का कितना भाई, इसका है a,0। ये तो कोऑर्डिनेट है, और हम लोग क्या करते हैं, मास उसके कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मास m इंटू 0 प्लस 2m इंटू कितना a, और x एक्सिस में जा रहे हैं तो ai कम हो गया। और अगर मान लीजिए मैं बात करूं किसके लिए, अगर मैं
2m के लिए हो गया। अब 4m की बात करो तो 4m के लिए भाई आई कंपोनेंट मतलब x एक्सिस पे कितना है ए आई और y में भी कितना है ए जे, ठीक है ना। और 8 क्या है वो केवल और केवल x में है, तो हम लिख सकते हैं 8 ए जे के, सॉरी 8 जो है वो j में है, मैंने मतलब y कंपोनेंट पे है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं ए जे के। अब सबको मल्टीप्लाई कर ले जाए, डिवाइडेड बाय टोटल मास कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बताइए ज़रा। तो ये सॉल्व करके हमें वैल्यू जो मिलेगा वो कुछ ये वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर होगा कितना, इसका आंसर आया 2/5a, 4/5j, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 2/5a, 4/5a। ये आई एक्सिस पे मतलब एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है और ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, कह रहा है 5 यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट्स हैं जिसका सबका डायमीटर जो है b है एंड मास m है, और कह रहा है कि एक पैटर्न में रखा गया और पूछ रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आपसे आपके सामने। अब क्या कर सकते हैं बोलिए। अब एक चीज ध्यान से देखिए, अब अगर इसकी हम बात करें तो ये तो ओरिजिन पे है, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट तो 0,0 हो जाएगा, ठीक। सबका रेडियस देखिए क्या दे रखा है, इच अब डायमीटर बी दे रखा है डायमीटर, तो डायमीटर अगर बी दे रखा है तो इस वाले का कितना हो जाएगा भाई, इसका होगा ये पूरा b और यहाँ पे कितना b/2, यानी 3b/2, 0, यही ना। इसके लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी 3b/2, 0 नहीं, बल्कि कितना हो जाएगा, ये 0, 0 है। एक मिनट देखें जरा, ये पहले वाले का कोऑर्डिनेट कितना है 0,0। सेकेंड वाले की बात करें हम तो सेकेंड वाले कितना है, ये b/2, यानी मतलब इसका कितना है, इसका है b,0। तीसरे वाले कितना है भाई, तीसरे वाले के लिए ये b और ये है b, यानी कितना 2b, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है 2b, एक मिनट 0, ये हो जाएगा कितना आपका y एक्सिस पे चल रहा है ना, तो 0,b हो जाएगा और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,2b। ओके, अब अगर मान लीजिए मैं इस एक्सिस की बात करूं इसकी, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा भाई बताइए ज़रा, ये हो जाएगा b,0। ओके, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका x एक्सिस पे तो कितना है b और y एक्सिस भी कितना है b, तो इसका b, b हो जाएगा। अब सबका मास और उसका कोऑर्डिनेट से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आता है इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन देखिए वही है पहले का, ये b और इसका तो 0 हो जाएगा, इसका b + m + b प्लस कितना यहाँ से आ रहा था कितना, ये b और b यानी 2m, यही ना, तो सॉरी 2bm और प्लस कितना भाई बोलिए y के लिए, इसके लिए इस एक और के लिए बात करेंगे हम तो bm हो जाएगा, बाई कितना सारे मास उसको जोड़ दें तो 4b/5 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम किसके लिए बात करेंगे, इसी तरह से अगर ycm पूछता, सॉरी xcm पूछता तो उस पर भी हम कर लेते हैं ना, लेकिन हालांकि आपसे केवल केवल क्या पूछा है, y कोऑर्डिनेट पूछा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सेंटर ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg मास सिस्टम विल बी। जरा इसको देखते हैं भाई, दो मासेस हैं, दोनों का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर दोनों को कोऑर्डिनेट दे रखा है तो देखिए जरा इसका सोल्यूशन भी आप, ये है तो भाई उसका मास और उसका कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाता है आंसर, यानी एक्ससीएम और वाईसीएम हमें मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाएंगे, हाँ, दोनों का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो दोनों का कोऑर्डिनेट दे रखा है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका कोऑर्डिनेट 0, 0 है, इसका कोऑर्डिनेट 6,0 है, तो एक्स एक्सिस की अगर हम बात करेंगे तो 1 kg इंटू 0 प्लस कितना 2 kg इंटू कितना 6 बाई टोटल मास यानी 3, तो कितना हो गया, हो जाएगा ये 12/3 यानी कितना आ गया 4 आ गया। वाई एक्सिस पे तो है ही नहीं, तो सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा 4,0, यानी ऑप्शन कौन सा सही है इसका,
यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब इसका सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है। अब 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, उन सभी मास दिया है और कोऑर्डिनेट दिया है, इन सबका मल्टीप्लाई कर देता हमें क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा इसका। ठीक है, अब सबका कोऑर्डिनेट दे रखा है, हमें कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है भाई। 1 का यहाँ पे दे रखा है 1 kg, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 kg, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 kg, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है। XCM की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 1 इंटू -6 प्लस कितना, प्लस होगा 2 इंटू कितना 0 प्लस कितना 1 इंटू कितना 6 बाई टोटल मास जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 4। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, उसी तरह से हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m हैविंग द शेप लाइक h विड्थ 4a एंड हाइट 6a इज प्लेस्ड इन द कोऑर्डिनेट एज शोन इन द फिगर, देन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें कह रहा है कि हाइट इसका 6 है राइट, और इसकी विड्थ जो देखिए वो 4 दे रखा है। तो कोई नहीं, हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग शेप के लिए हम बात कर लेंगे। देख लिए क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया होगा, क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जरा देख लेते हैं क्या होगा। इसका ऑप्शन तो सी सही होगा, ठीक है। अच्छा इसमें चलिए ऑप्शन दे तो दे रखा, लेकिन सिमेट्री से हम लोग देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है ना। चलिए समझते हैं, जरा समझते हैं बच्चे। अब देखिए अगर मैं यहाँ से इसको कट कर दूँ ऐसे, ठीक, और इसको यहाँ से कट कर दूँ तो हमें क्या मिल जाएगी, इस एक्सिस के बाद सिमेट्री मिल जाएगी, इसको पलटिए तो वही मिल जाएगा। तो ये पूरी दूरी कितनी है 4a है, तो आधा कितना हो जाएगा 2 है, तो एक्स एक्सिस पे कितना 2 है। अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट फोल्ड करूँ तो पूरा 6a है, तो कितना मिल जाएगा 3 है, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री मिलेगा और इस एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री हमें मिलेगा। तो दोनों एक्सिस के अबाउट हमें सिमेट्री मिलेगा और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा 2a, 6a, सॉरी 3a, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, क्योंकि सिमेट्री हमें मिलेगी एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे, दोनों पे भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इस डायमीटर इज आई, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम रिंग अबाउट दैट एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चे, देखिए जरा समझिए। कह रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, उसके डायमीटर के अबाउट जो है ये रिंग है, इसके रिंग के डायमीटर के अबाउट जो दे रखा वो दे रखा कितना आई, ठीक। और कह रहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम रिंग अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। मतलब आपसे ये पूछ रहा है, तो हमें ये पता है, हमें ये पता है, हमको इसके बारे में निकालना है ना। तो हम लोगों ने कौन सा थ्योरम पढ़ा है, हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, है ना। क्योंकि देखिए हमने ऐसे बनाया रिंग, एक मिनट रुक जाए, एक बार और देखते हैं। रिंग हम लोगों ने पढ़ा, ये रिंग रहा, आपसे पूछा है कि इस एक्सिस के अबाउट बताइए, इस एक्सिस के अबाउट हमें पता है, इस एक्सिस के अबाउट हमें पता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, 3 एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, ये x है, ये y है और ये z है। तो आई जेड इजकल टू कितना आई एक्स प्लस आई वाई, ये हम लिख सकते हैं, यही है, देखिए यही तो है ये, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि आई एक्स के अबाउट और आई वाई को दिया हुआ है कितना आई, इसके अबाउट पे कितना दे रखा है आई। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है आई जेड के अबाउट, है ना। तो ठीक है, हम लोग जानते हैं आई जेड के अबाउट कितना होता है मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ, तो क्या हो जाएगा आई जेड के अबाउट, देखिए ज़रा आई जेड के अबाउट हमें रख दें तो हमारा काम बन जाएगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड है, तो हमें आई एक्स की वैल्यू दे रखा है आई वाई के दे रखा है वी आई इक्वल टू आई जेड, आपसे पूछ रहा है। तो आई जेड की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 2i इक्वल टू कितना आई जेड, है ना। तो हम आई जेड का अबाउट ही पूछा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2i, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके,
ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल डायमीटर एट डिस्टेंस आर बाई 2। ठीक है भाई, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है एक सर्कुलर लूप है, उसके आर बाई 2 डिस्टेंस पे, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, अगर सर्कुलर लूप है, देखें ज़रा ध्यान से, अगर सर्कुलर लूप है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर एक सर्कुलर लूप है, देखिए ज़रा, इसका कुछ सोल्यूशन तो दे रखा है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेना चाहते हैं। अगर मैं कहता हूँ एक सर्कुलर लूप है, राइट, और इससे कितनी दूरी पे, इसके आर बाई 2 पे, यानी यहाँ पे इस एक्सिस का अबाउट आपसे पूछ रहा है, और अगर इसका रेडियस कितना हो, आर हो, तो भैया हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग पैरेलल थ्योरम पढ़े थे, तो इसके सेंटर ऑफ मास आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके सेंटर ऑफ मास से प्लस एम और कितना आर स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ मास कितना है भाई, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना भाई, और प्लस कितना एम आर आर बाई 2 पे से पास कर रहा है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 हम लिख सकते हैं, यानी कितना आ जाएगा, ये देखिए वैल्यू दिए रखा है, इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा 3/4 एम आर स्क्वायर। तो आई थिंक ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड ऑफ मास m and length l about an axis perpendicular to the rod at distance l/4 from the its center। इसमें भी क्या लगेगा, पैरेलल थ्योरम लगेगा। ये क्वेश्चन सारे हम लोग करे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, उसके सेंटर से पास करेगा और उसे l/4 पे, जैसे रॉड है तो उस रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ठीक है, और प्लस कितना उसके l/4 पे, इसके अबाउट आपसे पूछा हुआ है, ये l/4 है, ठीक है, तो निकाल लीजिए। सेंटर ऑफ मास से पास करेगा तो ml²/4 और l/4 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ml²/16, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ml/2/48, यानी डी ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इट, किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो भैया हम लोग जानते हैं कि मास पे तो डिपेंड करता है, क्योंकि आई इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर। रेडियस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, जिस एक्सिस से रोटेट करता है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, किस तरह का शेप है, डिस्क है, रिंग है, क्या है, ये सब पे डिपेंड करता है। तो किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हम फार्मूले में कहीं भी एंगुलर वेलोसिटी यूज नहीं करते हैं, तो वो एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। देन ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट डायमीटर आई, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इट्स रिम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा ये क्वेश्चन शायद हमने क्लास में डिस्कस भी किया था, लेकिन फिर भी चलिए। कह रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट एंड डायमीटर इज आई, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए इस क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। भाई डिस्क से पास कर रहा है, उसके किसी एक एक्सिस से आपसे पूछा गया है, यही तो क्वेश्चन है ना। तो हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेंगे। अच्छा वो कैसे होगा एक बार और बता देते हैं भाई, जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना। चलिए बता देते हैं। कह रहा है कि एक डिस्क है, तो डिस्क होने ऐसे बना लिया, ठीक, अबाउट इट्स डायमीटर इज आई, तो डायमीटर इसका कौन सा होगा, आई होगा ये, ठीक है भैया, डायमीटर हमने आई बना दिया। कह रहा है इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इट्स रिम, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे पास कर रहा है पॉइंट ऐसे, तो हम मान लें कि ये कुछ ऐसे पास कर रहा है ना, इस एक्सिस का वर्ड आपसे पूछ रहा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस आर होगा, है ना। कौन सा थ्योरम लिखा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा mr²/2, इसके अबाउट होता है mr²/2 और प्लस इसको जोड़ दें प्लस mr², तो हमें क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, है ना। इस एक्सिस के अबाउट x डैश के अबाउट हमें क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा।
ठीक है, कर पाएंगे क्या? तो ये कितना आएगा 2 + 3 mr²/2 है ना। तो हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, चलिए देखिए, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात समझिए ज़रा, इसका सर डायमीटर कह रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट अ डायमीटर इज आई। तो डायमीटर के अबाउट कितना दे रखा है, आई दे रखा है ना। तो डायमीटर के अबाउट आई दे रखा है, तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या। तो आई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6i के बराबर आ जाएगी। अब 6i कैसे हो रहा है, देखिए ज़रा भाई, उसके डायमीटर की बात कर रहा है ना, उसके डायमीटर की बात कर रहा है। तो उसके डायमीटर पे कितना होता है, डायमीटर पे होता है mr²/4 है ना, यही तो पढ़ा हम लोगों ने। तो चलिए करिए, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, 6i हो जाएगा। ये है इसका डायमीटर ये, और इसमें पूछ रहा है इस डायमीटर के अबाउट कितना होता है, वो निकाल लें हम, तो वैल्यू रख दें, पुट कर दें, आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए कह रहा 4 particles of mass m are placed at the corner of square, side length L, radius of gyration about radius of gyration of the system about an axis perpendicular to the square and passing through its center। देखो भैया इसका आंसर देख लो आप, रेडियस ऑफ ये दे रखा है पूरा है ना, रेडियस ऑफ gyration की वैल्यू कितनी होती है, m कितना होता है भाई, वहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग है ना। क्या हो जाएगा जरा देखिए, जरा देखिए सोल्यूशन देख लीजिए इसका, 1 के लिए निकाल लीजिए, फिर 4 के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिल जाएगा वैल्यू है ना। और वो किसके बराबर होता है, आई स्क्वायर टू किसके बराबर होता है, m के स्क्वायर के बराबर होता है, k स्क्वायर टू i/m हो जाता है। वैल्यू निकाल लीजिए, k की 1/√2 आ गया। ठीक है, चारों के लिए हमने निकाल लिया, 4 मास लिया पहले भाई, अगर 1 मास होता तो m लेते, 4 मास है तो 4m लिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, a wheel of mass 10 kg has a moment of inertia of 160 kg meter square, तो अबाउट इट्स ओन एक्सिस द रेडियस ऑफ gyration विल बी। तो भैया ये क्वेश्चन का भी सलूशन आप देख लीजिए, इसको हमने डिस्कस कराया, आई स्क्वायर टू एम के स्क्वायर होता है ना, उसकी वैल्यू दे रखी है किसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की है ना, 160 दे रखा है, आई की वैल्यू दे रखा है। तो एम के स्क्वायर इक्वल टू 160, के इक्वल टू 160 बाई कितना मास, और मास की वैल्यू दे रखा है 10, तो कितना आया 4 मीटर। ठीक है, चलिए आंसर आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि 3 रिंग है, जिस सभी का मास m है और रेडियस r है। अरेंज एज शोन इन द फिगर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट y डैश, y और y डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। तो देखो ये वही, इसमें इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, ज़रा देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि रिंग है, 3 रिंग है, तो ये रिंग के क्या पास कर रहा है, उसके उस पर किसी एक पॉइंट पे, ये रिंग है किसी पॉइंट पे, ठीक है, और इसका क्या है डायमीटर पे। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे जोड़ देंगे, इसको निकालेंगे जोड़ देंगे, और इसको निकाल, तीनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, उसकी वैल्यू अपन लोग रख लेंगे। अब देख लीजिए सोल्यूशन जल्दी से फटाफट, क्या है भाई, अपर का कितना, चूँकि डायमीटर से पास कर रहा है तो mr²/2, और लोअर एंड पे क्या हो रहा है, तो दोनों के लिए हम निकाल सकते हैं है ना। तो दोनों के लिए निकालिए, कितना हो जाएगा, ये I1 की वैल्यू हो गई, दोनों के लिए निकालिए तो कितना हो जाएगा mr²/2, और फिर कितना उसमें mr² जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 mr², और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलिए ज़रा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें वैल्यू रख दीजिए, आई नेट निकाल लीजिए, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे I2 के लिए, तो कितना आ जाएगा 7/2 mr² है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M इज बेंट इन टू फॉर्म ए सेमी सर्कुलर रिंग एज शोन इन द फिगर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y इज। भैया इसके लिए क्या करेंगे, ये क्या बता रहा है, एक रॉड है जिसका लेंथ L है, इसको हम इस तरह से टर्न कर दिए हैं,
तो क्या निकाल पाएंगे इसके लिए? देखिए भैया क्या करेंगे, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mr²/2, और लेंथ की वैल्यू किसके बराबर है, पाई आर के। क्यों? क्योंकि टोटल होता है 2 पाई आर, आधा है तो पाई आर इक्वल टू लेंथ एल हुआ, तो आर की वैल्यू कितनी है, L/पाई। आर की वैल्यू उठा करके रख दीजिए इस फार्मूले में, तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए, आई इक्वल टू ml²/2 पाई स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। फिर से देखिए कह रहा है कि 2 स्पेयर है जिसका मास m और रेडियस r/2 है, आर कनेक्टेड विथ अ मासलेस रॉड ऑफ लेंथ 2r as shown in the figure. What will be the moment of inertia of the system about an axis passing through the center of one of the sphere and perpendicular to the rod? देखो भैया ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, लेकिन फिर भी देख ले, इसके बाद पूछा है आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम क्या करेंगे, पैरेलल थ्योरम लगाएं और उसके बाद जो है पैरेलल थ्योरम लगाएं भाई, इसके लिए निकालें, इसको इधर शिफ्ट कर दें, इसके लिए निकालें, इधर शिफ्ट कर दें, रॉड का प्लस जोड़ दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक है, देखते हैं क्या। देखो भैया ये 100 इसके लिए क्या है, स्पेयर, तो 2 स्पेयर है ना, तो ठीक है, और ये सॉलिड स्पेयर है, कुछ कह नहीं रहा, हॉलो तो कह नहीं रहा, तो सॉलिड स्पेयर है, तो उसके लिए कितना 2/5 mr², है ना। तो 2/5 mr² है, और उसके बाद जो है कितनी दूरी पे है, ये रॉड की कितनी दूरी पे है, तो उससे हम लोग पैरेलल थ्योरम यूज करें और वैल्यू निकाल लें, तो कितना हो जाएगा 2/5 mr², और उसको शिफ्ट कर दें, तो लेंथ कितना दे रखा है इसका, लेंथ दे रखा है 2r, देखिए लेंथ कितना दे रखा है 2r, तो यहाँ से शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा करिए, mr²/2/5 2/5 mr², और उसके बाद जो है I1 की वैल्यू है, I2 की वैल्यू उसके सेंटर ऑफ मास है, उसका मास और जितने डिस्टेंस पे सारी वैल्यू है उसके पुट कर देंगे, तो देखिए वैल्यू कितनी आ रही टोटल वैल्यू आ रही 21/5 mr², है ना। चलिए भाई एक 2 डिस्क है, सॉरी 2 स्पेयर है, सॉलिड स्पेयर है, और एक जो है रॉड है, रॉड के मिड से पास कर रहा है, तो निकाल लेंगे क्या, रॉड के लिए रख लेंगे और प्लस उसके दोनों स्पेयर के लिए रख लेंगे, उनकी वैल्यू पुट कर दिया तो हमें आंसर मिलेगा, आई नेट की वैल्यू मिलेगी 21/5 mr², है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 19 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये तो हो गया ना, ये तो हो गया, इसके बाद वाला करना था। चलिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इनफॉर्म थिन रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास m अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट एट अ डिस्टेंस L/3 फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड्स एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। ठीक है भैया, रॉड से परपेंडिकुलर है और L/3 पे पूछ रहा है, तो कौन सा लगाएंगे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी यही देखिए आंसर सोल्यूशन भी दे ही रखा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमने शायद क्लास में कराया भी है, तो इसको बार देख लीजिएगा। इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, यानी ml²/12, और प्लस हमको जहाँ पे शिफ्ट कराना होता है वो डिस्टेंस हम निकाल लें, स्क्वायर कर दें उसका, क्योंकि अगर हम लोग पैरेलल थ्योरम की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि उसके सेंटर ऑफ मास से जो पास करे, अगर ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और जितनी दूरी पे होगा, सपोज करो डिस्टेंस डी है उसका मास, तो आई इक्वल टू कितना होता है, ICM प्लस कितना ICM इक्वल टू कितना m और डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है। इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, देखिए क्या आ रहा है, ठीक है, ml²/9 आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्वेश्चन नंबर 21, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग अबाउट इन एक्स इट्स सेंटर इज, उसके सेंटर के अबाउट पूछ रखा है, तो इसका सेंटर के अबाउट कितना होता है, mr² होता है, ठीक है ना। चलिए, कह रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज I, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इन टेंजेंशियल एक्सिस इज प्लेन पूछा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं, देख लीजिए भैया इसका सोल्यूशन, है ना, कर पाएंगे क्या। चलिए हम
समझा देते हैं थोड़ा सा और अभी, ठीक है। चलिए भाई समझिए, डिस्क की बात कर रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, अगर कोई डिस्क है ना, ये डिस्क है, इसके एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दे रखा है, आई दे रखा है। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन टेंजेंशियल एक्सिस इन इट्स प्लेन इज, तो इसके अबाउट पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। आई एक्स मान लीजिए उसको दे दिया, तो आई उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है प्लस एम और डी स्क्वायर, तो इसकी लेंथ कितनी है, आर है। कर ले जाएंगे क्या, बोलिए। तो उसके सेंटर के अबाउट रख देंगे प्लस एम डी स्क्वायर कर देंगे। चलिए, तो सेंटर के अबाउट और उसका एम डी स्क्वायर, चलिए हो गया भाई। सेंटर अबाउट कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 4 और प्लस कितना होता है एम आर स्क्वायर, तो जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 5 एम आर स्क्वायर। और कह रहा है कि हाँ, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि देखें ज़रा, अच्छा आई के टर्म में लिखना है, तो एम आर स्क्वायर बाई 4 है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 उसके सेंटर्स के अबाउट आ रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, एम बाई 4 को तो एम बाई 2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, तो एम आर स्क्वायर यहाँ पे इसको तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एम बाई 2 सॉरी 5 बाई 2 और 1/2 एम आर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो गई आई, तो वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा 5/2 आई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना था, हाँ, व्हील ऑफ मास 10 kg हैज़ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 160 kg मीटर स्क्वायर अबाउट इट्स ओन एक्सिस, द रेडियस ऑफ जायरेशन आई इक्वल टू एम के स्क्वायर रखिए, वहाँ से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका सोल्यूशन देख सकते हैं आप, हाँ ये के वैल्यू कितनी आई 4 मीटर आई। अब फिर से वही कहानी आ गया, 4 पार्ट के लिए जब मास एम, ये हमारे ख्याल से पहले भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन देख लीजिए इसका, है ना, इसके पहले भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर चुके हैं शायद, ठीक है। आई इक्वल टू एम के स्क्वायर करेंगे तो के की वैल्यू मिल जाएगी, देख लीजिए भाई। यहाँ से आर की वैल्यू निकालना, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2, या लेंथ अगर एल दी जाए तो L/√2, ठीक है। साइड का लेंथ दे रखा है एल, तो कितना हो जाएगा L/√2, है ना। तो ये की वैल्यू आ गई 1/√2, ये वैल्यू आ गई 1/√2। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड जिसका लेंथ एल और मास एम है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट एंड वन एंड। तो चलिए भाई क्या कर सकते हैं, देख लीजिए इसका सोल्यूशन। अगर कोई रॉड है, देखें ज़रा, अगर कोई रॉड है उसके मिड पॉइंट से तो कितना हो जाएगा, अगर लेंथ एल है तो ml/12, और अगर उसका लेंथ दे रखा है ना, क्वेश्चन में क्या रखा है, अब कह रहा है उसके मिड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी ये डिस्टेंस रहा आपका, है ना। तो कितना लिख सकते हैं ml/12 प्लस इक्वी डिस्टेंस है, मतलब उसका इक्वी डिस्टेंस अगर L/2 का आधा कर दें, है ना, L/2 का भी आधा कर दें, तो ये पूरा अगर L है और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी L/2, उसका आधा कर दें तो ये कितना है L/4, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। तो कितना हो जाएगा, इसमें से हम लोग क्या लिख सकते हैं कितना L/4, है ना। इसको L/4 का हम स्क्वायर कर लें तो कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू ml/12 प्लस कितना ml/4 का कितना हो जाएगा 16। इसको सॉल्व कर दें तो वैल्यू मिल जाएगी हमें, वैल्यू कितनी मिलेगी, ये आई अपने पास, आई इक्वल टू 7/48 ml², ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 तक ये सॉल्यूशन आपको
मिल गया। क्वेश्चन नंबर 26 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील हैविंग द काइनेटिक एनर्जी 360 जूल एंड एंगुलर स्पीड 20 रेडियन पर सेकेंड इज। सोल्यूशन देखिए जरा इसका कितना आएगा। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 26 का सोल्यूशन। के इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा आपको। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही निकालना अपने को ना, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2k बाई ओमेगा स्क्वायर। के की वैल्यू दे रखा 360, ओमेगा की वैल्यू दे रखा हमने पुट करा, ये आंसर हो गया आपके सामने, ये आंसर हो गया। वैल्यू पुट किया कितना आया 108.8 kg मीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि टू बॉडीज हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड 2i रिस्पेक्टिवली अबाउट their axis of rotation. If their kinetic energy of the rotation are equal, their angular velocity will be angular velocity का फिर से पूछ दिया आपसे रेशियो। तो देखिए क्या देखा, दो बॉडी है, कह रहा है कि दो बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और 2i है रिस्पेक्टिवली, और देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। कह रहा है इफ देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन आर इक्वल, काइनेटिक एनर्जी का सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी विल बी। बच्चों अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या, आई इजकल टू कितना, के इजकल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई इजकल टू कितना हो जाएगा 2k बाई कितना ओमेगा स्क्वायर। हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए ज़रा इस क्वेश्चन में देख लीजिए, हम लोग यहीं से वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। बस अलग अलग आई दे रखा है, के और के भी मान लिया, दोनों को हम लोगों ने क्या किया डिवाइड कर दिया ये, ठीक है, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो रेशियो कितना आया ओमेगा बाई ओमेगा, ओमेगा ए बाई ओमेगा का √2 रेशियो 1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फोर्स F माइनस एफ के एक्ट्स ऑन O the origin of the coordinate system, the torque about the point 1, -1। ओके, ठीक है, तो देखते हैं ज़रा इसका भी सोल्यूशन। अच्छा, इसका टॉर्क अबाउट 1, -1 के अबाउट निकालना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ज़रा। टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। आर की वैल्यू दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखा 1, -1, तो आर की वैल्यू होगी ये गलत दे रखा है, हो जाएगा इसका कितना आई माइनस जे होगा आर की वैल्यू, है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, -1, ठीक है, और एफ की वैल्यू है -f के। अब इसका अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। भैया आर क्रॉस एफ लिखना है, तो आई जे और के 3 कर लिया, आर क्रॉस एफ हम लोग करना नहीं चाहते हैं, तो कितना हो जाएगा भाई, आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, -1, 0, इसका कितना है 0, 0, और यहाँ पे कितना -f, यही वैल्यू दे रखा है ना। तो ये हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हम लोग आई की बात करें, आई रखें तो आई छोड़ा ये छोड़ा, कितना हो जाएगा f -0, तो ये एफ आई हो गया, ठीक। जे रखा तो कितना ये हो गया और ये हो गया, जे छोड़ा तो कितना लिख सकते हैं हम लोग f माइनस जे, और यहाँ पे कितना f -f, है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -f, यहाँ पे -f, और कितना ये इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना, इसके साथ में, तो क्या होगा -f होगा और इसका 0 हो जाएगा, और तीसरा तो 0 हो जाएगा। तो यानी इसकी वैल्यू आएगी कितना, इसकी वैल्यू आएगी बच्चों कितना, ये आ जाएगी -f, अगर हम यहाँ पर रखें तो माइनस प्लस हो गया, यानी वैल्यू आएगी IF प्लस JF। तो यहाँ से अगर मैं f को कॉमन कर लूँ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं I, प्लस J, ये तो लिख सकते हैं, f की वैल्यू लिख सकते हैं, f की वैल्यू लिख सकते हैं I प्लस J। तो I प्लस J
का ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी में दिख रहा है, जबकि ऑप्शन ए करेक्ट इसमें दिया हुआ है, जो कि गलत है ना। तो आप एक बार इसको और चेक करिए, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, कह रहा है कि यूनिफॉर्म रॉड है। अब इसके अबाउट क्या इनिशियल एंगल एक्सेलरेशन निकालना इस रॉड का, तो अब निकाल लेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि हमें पता है क्या इसमें रिलेशन कितना, टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है। आई की वैल्यू दे रखा है, अल्फा की वैल्यू हमें निकालना है, तो आई थिंक हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, टाउ टाउ कितना होता है भाई, इसका जितना दूरी पे फोर्स लगे उसका परपेंडिकुलर, तो एम जी लग रहा है L/2 पे, तो एम जी इंटू L/2 और आई से हम डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगी अल्फा की वैल्यू, जो कि हमें दिख रहा है एक्सेलरेशन में। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी ये एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू टाउ इक्वल टू कितना होगा, आई अल्फा। भाई रॉड ऐसे है, ये फोर्स एम जी लग रहा है और दूरी कितनी है, ये L/2 है, तो ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर लेंगे। खैर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, 30 पे कह रहा कि द टॉर्क ऑफ अ फोर्स F इक्वल टू -6I एक्टिंग ऑन द पॉइंट R इक्वल टू 4I अबाउट इज ओरिजिन। तो R क्रॉस F इसमें भी निकालना है, लेकिन इसमें R की वैल्यू 4I दे रखा है और F की वैल्यू भी -6I दे रखा है। तो देखते हैं ज़रा, ये क्वेश्चन में भी मुझे मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि इसमें आई और जे, हाँ देखिए ऑप्शन में गलत भी दे रखा है, क्योंकि दोनों आई तो नहीं होगा, है ना। तो आर की वैल्यू जो जे में होना चाहिए, तो 4J दे रखा है। अगर 4J रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 24 के। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, A sphere rolls without slipping on a rough horizontal surface with center of mass of speed v0। ये अच्छा v0 दे रखा है, ठीक है। If the mass of the sphere is m and the radius r, then what will be the angular momentum of the sphere about the point of contact। चलिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन रहा आपका। तो हालांकि हमने इसको कराया भी है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसका सेंटर ऑफ मास एक बार रोटेट कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो जब रोटेट कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो जब आगे बढ़ रहा है तो कितना लिखेंगे, MBR लिखेंगे, और जब रोटेट कर रहा है तो इसके लिए कितना लिखेंगे, आई ओमेगा होता है ना। तो आई की वैल्यू कितना, 2/5 MR², और इसकी सॉरी हाँ 2/5 MR² और कितना ओमेगा, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, कैलकुलेट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए सोल्यूशन भाई, इसको पुट करिए तो वैल्यू आएगी कितनी, जो भी वैल्यू आ रहे हो। और V इक्वल टू कितना होता है, आर ओमेगा, V इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो V0 है तो ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी, V/R, ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, वैल्यू मिल जाएगी आपको 7/5 MR V0। चलिए नेक्स्ट, कह रहा बॉल ऑफ मास m is moving with a velocity v0 is strike at the force end of the rod of mass m and length l। तो क्या पूछ रहा आपसे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये टकराने के बाद जैसे टकरा रहा है, इसका मास m वेलोसिटी भी है, तो पूछ रहा है आपसे कितना टोटल जो है इसका जो है क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ओके, ये आपसे पूछ दिया। सोल्यूशन देखें इसका ज़रा जल्दी से फटाफट। चलिए भैया सोल्यूशन देख लीजिए, है ना। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3p0/4l। ओके, तो ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब एनर्जी की बात करा, कितना पूछा है, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए, आपका काम बन जाएगा, है ना। देख लीजिए भाई सोल्यूशन इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 0 डिग्री दे रखा है, 10 ग्राम पर cc, और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पूछ रहा है। देख लीजिए भाई सोल्यूशन इसका भी, है ना, कितना हो जाएगा। अब देखिए इसमें वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, ज़रा एक बार देख लीजिए फिर से क्वेश्चन को, फिर हम करते हैं
और आपसे अल्फ़ा की वैल्यू पूछ रहा है। देखें ज़रा, डेंसिटी की बात कर रहा है और सीसी में दे रखा है ना। जो टेम्परेचर का वेरिएशन है 0 से कितना हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। इसकी डेंसिटी दे रखा है कितना, 9.7 ग्राम पर सीसी, है ना। और यहाँ पर डेंसिटी दे रखा है 10 ग्राम पर सीसी। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पूछ रहा है। चूंकि लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहा है तो गामा इक्वल टू होता है 3 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी गामा बाई 3। ठीक है, अब गामा की वैल्यू हम लोग निकाल दें, इसमें वैल्यू पुट कर दें तो हो जाएगा। क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपन वॉल्यूम, तो कौन सा एक्सपेंशन निकालना है, वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए वो वाला फार्मूला रख दिया जाए, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए ज़रा, ये रहा आपका, ये पहले डेंसिटी मतलब 100 डिग्री पे डेंसिटी 9.7 और पहले कितना था, और 10 था 0 डिग्री सेल्सियस पे, हमने वैल्यू रख दिया। तो गामा की वैल्यू पुट मिल गया यहाँ पे, और गामा की वैल्यू मिल गया तो उसमें वैल्यू रख दिया जाए तो हमें क्या किसकी वैल्यू मिल जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। चलिए भैया, डेंसिटी फाइनल इक्वल टू होता है डेंसिटी इनिशियल बाई कितना, 1 प्लस गामा डेल टी। ये फार्मूला था, इसी फार्मूले में रख दीजिए तो हमें गामा की वैल्यू मिल जाएगी। गामा की वैल्यू मिल जाएगी तो अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है a uniform rod metal rod is used bar pendulum if the room temperature rise by 10 degree celsius the coefficient of linear expansion metal is of the rod is 2 into 10 power minus 6 per degree celsius the period of time pendulum will be परसेंटेज इंक्रीज। अच्छा, टाइम पीरियड की बात कर रहा है तो टाइम पीरियड के लिए ज़रा देखिए, हम लोग ने देखा था कि हम लोगों ने देखा था कि डेल टी बाई टी यानी कितना है, चेंज इन टाइम पीरियड था, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा। अब इसकी परसेंटेज चेंज पूछा है, इसमें परसेंट 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें वैल्यू पुट किया तो 10⁻⁵ है, 100 से मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज में आ जाता है, तो 10⁻³ आ रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 'क्वेश्चन नंबर कितना था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी इसका डी ऑप्शन सही है, 1 × 10⁻³ है ना। ये 34 नंबर का क्वेश्चन था। 35 देखते हैं ज़रा। डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस, अभी अभी जस्ट हम लोगों ने क्वेश्चन को करा है, तो इसकी वैल्यू जितनी आ रही थी इसको देख लेते हैं एक बार। डी ऑप्शन है, अभी जस्ट हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कराया है ना, 10⁻⁴। चलिए ये इसका सलूशन है, देख लें ज़रा। ठीक है, चलिए कह रहे मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट बिकॉज दे डू नॉट, तो इसका भी देख लें भाई जल्दी से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से इसमें क्या होता है, इसी की वजह से इसमें क्या होता है भाई, इसी के वजह से ये गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, स्टील वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ देन इट्स यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस पूछ गया है, तो क्या होगा भैया, चलिए ज़रा देखते हैं। तो देख लीजिए ज़रा, कह रहा है कि स्टील वायर है जिसको स्ट्रेच करते हैं इसको डबल। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ एक ये वायर है, ठीक है, इसको स्ट्रेच कर दिया आपने, डबल स्ट्रेच कर दिया जिस, ठीक है, डबल इट्स लेंथ, इसका लेंथ एल है और इसको स्ट्रेच आपने कर दिया डबल इसका, यानी 2L इसका जो है स्ट्रेच हो गया, इसका 2L स्ट्रेच हो गया। तो यंग मॉडुलस पे पूछ रहा है कि क्या फ़र्क पड़ेगा। हम लोग यंग मॉडुलस की वैल्यू जानते हैं, वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, चलिए स्ट्रेन में चेंजेस कर रहे हैं हम लोग, है ना। अच्छा, स्ट्रेस में अगर हम चेंजेस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो है रेडियस जो होगा वो भी क्या होगा, चेंज होगा,
है ना। इसका जो रेडियस भी वो भी क्या होगा, चेंज होगा। तो जब अगर इसका रेडियस चेंज होगा तो देखते हैं इस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, देखिए भाई क्या होगा, देखिए ज़रा समझो। स्ट्रेन की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, डेल एल बाई एल होता है। और स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, स्ट्रेस की वैल्यू होगी जो है एम बाई उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर लेंथ बढ़ेगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या होगा, वो घटेगा, क्योंकि रेडियस की वैल्यू घटेगा। उसके बाद दोनों की वैल्यू रखेंगे तो यंग मॉडुलस में हमारा कोई परिवर्तन नहीं आएगा, फिर से वो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन की वैल्यू के बराबर आ जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो यंग मॉडुलस वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 था। ओके, ठीक है, 37, ओके 37 था। 38 देखिए ज़रा, कह रहा है एक लोड है जो 9 kg के सस्पेंड करता है एक वायर से और उसकी लेंथ तो इंक्रीज करती है 4.5 mm। द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द वायर इज। देखिए भैया फोर्स कांस्टेंट की बात कर रहा है, तो जो फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है। इलोंगेशन मतलब जो है वो लेंथ उसकी बढ़ रही है। तो एफ इजकल टू के एक्स इजकल टू के की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एम बाई एक्स। एफ की वैल्यू दे रखा है 9 और 9 कितना दे रखा है 9 kg। तो लोड रखें तो एम जी हो जाता है। और एक्स की वैल्यू जितना इलोंगेट कर रहा है, डेल एक्स की बात कर सकते हैं एक तरह से, उतनी इंक्रीज चेंज हो रही है लेंथ। तो उसकी वैल्यू रख दिया या कैलकुलेट किया तो वैल्यू कितनी आ गई, 1.96 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज ओनली पॉसिबल इन, बढ़िया क्वेश्चन भाई, देख लो भाई सॉलिड में, ये कई बार मैं क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए ठीक है, कह रहे हैं कि दो वायर हैं ए और बी, सेम मटेरियल का बना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वायर्स ए एंड बी आर सेम मटेरियल, देयर लेंथ आर इन द रेशियो आर 1/2, डायमीटर का रेशियो 2:1 दे रखा है। स्ट्रेच कर रहे हैं फोर्स एफ ए और एफ बी से। तो कह रहा है कि दे गेट इक्वल इंक्रीज इन देयर लेंथ, तो एफ ए बाई एफ बी शुड बी। एफ ए और एफ बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, देखिए कैसे भाई। एफ ए वाई ए और कितना एल बाई, या फिर क्या लिख सकते हैं, देखिए चलिए मैं ही कर देते हैं भाई। देखिए एक मिनट, हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, जरा रुक जाइए। हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन ये, एक मिनट रुक जाए बच्चे। हाँ यही क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, नहीं क्वेश्चन नंबर 40। ओके चलिए भाई, हम लोग जानते हैं कि जो यंग मॉडुलस होता है वो एफ बाई ए बाई कितना डेल एल बाई एल होता है। ठीक है, हमसे एफ पूछा है तो हम लिख सकते हैं क्या, वाई इंटू डेल एल बाई एल इंटू एरिया इक्वल टू कितना फोर्स। इस फोर्स की वैल्यू ही वेरी करा रहा है। ठीक है, इसी फार्मूले पे लगा रहा है। तो अब ए की बात करें तो एरिया रख दीजिएगा पाई आर स्क्वायर, और उस पर हम लोग एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर देखेंगे आंसर कितना आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर आ रहा है डी, है ना। हम देख लेंगे क्या वेरी कर रहा है, कौन कौन सा कट रहा है और क्या बच रहा है। तो इससे इसका आंसर आएगा कितना 8/1। ठीक है, कह रहा था ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन, ब्रेकिंग स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है भाई, ब्रेकिंग जो स्ट्रेस है वो डिपेंड करता है किस पे, ये आपसे पूछा गया है। किस पे डिपेंड करता है भाई, वो डिपेंड करता है किसके, मटेरियल ऑफ द वायर पे। ठीक है, चलिए अब कह रहा है देयर आर टू वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ वाइल द डायमीटर, ये भी उसी क्वेश्चन पे लगेगा कि कितना एक्सटेंड किया है ना। चलिए इसका सोल्यूशन भी देख लीजिए फटाफट। देखिए
है ना। ओके, देख लो बच्चे, ये भी उसी क्वेश्चन पे लगेगा, उसी कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेस इक्वल टू यंग मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस वैल्यू F/A और स्ट्रेन इक्वल टू del L/L। इसको भी इसी पे करके हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। ये भी उसी पे लगेगा, जितने इस तरह क्वेश्चन दे रहेगा सब उसी पे लगेंगे, ठीक है। देख लीजिए, इसका सोल्यूशन मैं दिखा दे रहा हूँ, बाकी करने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि द वर्क डन टू इंक्रीज द लेंथ इन वायर बाय द लोड mg। mg वैसे कैसे लोड इंक्रीज करता है, देख लीजिए भाई। 1/2 FL यानी mgl/2। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? जब वर्क डन आप पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे कि ऐसे वर्क डन आप जब पढ़े होंगे, एक वायर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके किस पे लगती है, L/2 पे। तो वर्क डन की वैल्यू लिखते हैं mgh, यानी mg और h की वैल्यू हो जाती है L/2, तो आंसर आ जाता है L/2, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, ठीक है, ये हम पढ़ाए भी थे। नेक्स्ट करा ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑन यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज, क्या होगा, देखें भाई, ये भी बता चुके हैं, ये होता है टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। देखिए भाई, ये क्वेश्चन हो जाएगा क्या, देखिए कह रहा है कि प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड एंड्स ऑफ द स्टील वायर लेंथ डेल 10 सेंटीमीटर टू कीप इट्स लेंथ कांस्टेंट व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड 100 डिग्री सेल्सियस। तो यंग मॉडुलस दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दे रखा है। आपसे पूछ क्या रहा है भाई, आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि जब हम लेंथ पे फोर्स लगाते हैं तो वो कितना जो है प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यानी स्ट्रेस की वैल्यू लिख सकते हैं क्या, क्योंकि स्ट्रेस की वैल्यू होता ही क्या है, स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रेशर बोल सकते हैं। इसी को पूछ रहा है, यानी स्ट्रेस आपसे पूछ रहा है, तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं यंग मॉडुलस इक्वल टू होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्ट्रेस की वैल्यू y इंटू स्ट्रेन के मल्टीप्लाई करें बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, वो स्ट्रेस के बराबर यंग मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके स्ट्रेन में, तो हमें मिल जाएगा कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ, ठीक है। इसको कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 49 का सोल्यूशन भी देख लीजिए इसको। ओके, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 50 ये भी देख लीजिए। ओके, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।